हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, जो आज हमारा टॉपिक है वो है इरावती कर्वे का। देखिए, इरावती कर्वे का जब नाम आता है तो हम इनको नातीदारी व्यवस्था के इनके द्वारा किए गए अध्ययन से पहचानते हैं। इरावती कर्वे अगर हम बात करें तो आप जीएस घुर्रे की स्टूडेंट रही हैं। इरावती कर्वे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक किताब लिखी थी और उसके माध्यम से आपने संपूर्ण भारत की नातेदारी व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण किया था। साथ ही साथ आज हम इरावती कर्वे के द्वारा किए गए उनके इम्पोर्टेंट काम और साथ ही साथ उनके वो सिद्धांत जो उन्होंने प्रतिपादित किए समाजशास्त्र के क्षेत्र में, उनकी शिक्षा कहाँ हुई और किस तरीके से उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, इरावती कर्वे का जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था। वो जो थी, अगर हम देखें, आपका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मैंने अभी अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, आपने जो एमए था, अपनी एमए की पढ़ाई आपने मुंबई विश्वविद्यालय से, और आपके जो टीचर रहे थे या गुरु रहे थे, आपने जीएस घुर्रे के दिशा निर्देशन में सानिध्य में अपने एमए की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद जो इरावती कर्वे थी वो अपनी पीएचडी की डिग्री उन्होंने बर्लिन से यूजेन फिशल के निर्देशन में की थी। प्रोफेसर यूजेन फिशल ने आपके शोध कार्य में आपकी काफी मदद की थी। यहाँ देखिए, मैंने मेंशन किया हुआ है, आपने बंबई विश्वविद्यालय से प्रोफेसर जीएस घुरे के सानिध्य में कार्य किया। पीएचडी आपने बर्लिन से प्रोफेसर यूजन फिशल इनके निर्देशन में की थी। और अपनी शिक्षा समाप्ति के बाद 1939 में इरावती कर्वे ने पूना के प्रख्यात जो हमारा डेक्कन कॉलेज था उसमें आप जो पीजी डिपार्टमेंट था और रिसर्च डिपार्टमेंट के पद पर आप कार्यरत रही हैं। अपने जन्म से लेकर अपने 1939 के अपने जो करियर के क्षेत्र में योगदान से लेकर था और लास्ट तक आपने पूना के डेक्कन कॉलेज में कार्य किया था। देखिए, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, प्रोफेसर कर्वे ने पूना के प्रख्यात डेक्कन कॉलेज के स्नातकोत्तर विभाग शोध कार्य में कार्यरत रही हैं। इरावती कर्वे आपने कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया था। आपको संस्कृत, पाली और आपको तमिल भाषा भी आती थी। इरावती कर्वे के जो जितने भी अध्ययन थे, उन्होंने अपने अनुसंधान के क्षेत्र में नातेदारी व्यवस्थाएं, अपने मानव जातीय नर जातीय समूह, विभिन्न जातियों का, और उन्होंने पश्चिम भारत की प्रादेशिक संस्कृतियों का विस्तार से अध्ययन किया है। यहाँ देखिए, मैंने लिखा हुआ है, आपको संस्कृत, पाली और तमिल भाषा का भी ज्ञान था। इरावती कर्वे के अध्ययन में खास तौर पर हम नातेदारी व्यवस्था, नजातीय समूह, जातियां और पश्चिमी भारत की प्रादेशिक संस्कृति की विशेषताएं रही हैं। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको कहूंगी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। उन्होंने मानव मितीय माप विधि का प्रयोग करते हुए भौतिक मानव के क्षेत्र के अनेक अध्ययन किए हैं। उन्होंने मानव मितीय माप विधि का प्रयोग किया था और उसके जरिए उन्होंने भौतिक मानव शास्त्र के क्षेत्र में अपने बहुत सारे अध्ययन किए थे। और खास तौर पर जब उन्होंने महाराष्ट्र के विभिन्न समूहों का अध्ययन किया था, तब उन्होंने अपने इस मानव मितीय मापों विधि का प्रयोग किया था। ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। उनका प्रारंभिक अध्ययन महाराष्ट्र के विभिन्न समूहों पर था, जिसमें मानव मितीय मापों का प्रयोग किया गया था। इस अध्ययन में उन्होंने क्या किया था, इस अध्ययन में उन्होंने विभिन्न समूहों की भाषा के आधार पर उन्हें पहले तो विभाजित कर और उनके समान व्यवसाय के आधार पर उनका उद्गम का पता लगाने का प्रयत्न किया था। सबसे पहले उन्होंने जितने भी समूह थे उनको भाषा के आधार पर विभाजित किया। देखिए, इरावती कर्वे का ये मानना था कि ये जितने भी समूह हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी जाति कौन सी है, जो इन्होंने व्यवसाय अपने चुने हैं, क्या इनकी जाति के आधार पर है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट, विभिन्न सामाजिक समूहों को भाषा के आधार पर विभाजित किया और फिर उनके समान व्यवसाय, व्यवसाय मतलब जो उनके ऑक्यूपेशन थे, कुम्हार, मोची,
धोबी, उसके आधार पर उनको उद्गम का उन्होंने पता लगाने का प्रयत्न किया हुआ है। ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। देखिए, इरावती कर्वे ने अपने अध्ययनों में बताया कि बहुत सारे जो बहुविवाही समूह हैं, बहिर्विवाही समूह कहते हैं अपने समूह से बाहर विवाह करना, जैसे ग्राम बहिर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह, पिंड बहिर्विवाह। कुछ बहिर्विवाही समूह जो थे, धीरे धीरे उन्होंने जाति का रूप ले लिया। तो उन्होंने क्या कहा था, आपने व्यवसाय के आधार पर जो जितनी भी जातियां बनी थी, मैंने अभी बताया ना, धोबी, कुम्हार, लुहार, नाई, जितनी भी जाति बनी थी, उन्होंने पहले व्यवसाय के आधार पर जातियों को इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि जो व्यवसाय के आधार पर जातियां इकट्ठी होती है, फिर वो धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठी होकर ग्रामीण समुदाय का रूप धारण कर लेती है। यहां मैंने मेंशन किया है, उन्होंने इस तथ्य को उजागर किया किस प्रकार व्यवसाय के आधार पर बनी जातियां इकट्ठी होकर एक ग्रामीण समुदाय का रूप ले लेती है। इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी का, उन्होंने बताया था, विस्तार से अध्ययन किया था। उन्होंने नातेदारी के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर नातेदारी को विभाजित किया था, जैसे उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था, मध्य भारत की नातेदारी व्यवस्था, पूर्वी भारत की नातेदारी व्यवस्था और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था, इस प्रकार से बताया। तो कर्वे ने नातेदारी के समाजशास्त्रीय और मानव शास्त्रीय व्यवस्था का अध्ययन किया था। और इस संबंध में उनकी जो फेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भारत में नातेदारी संगठन 1953 में, ध्यान से रखना, मैं आज कल जितनी भी वीडियो बनाई है सबके, जैसे जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई और किताबों के सन, क्योंकि जो नेट और जेआरएफ में देखा जा रहा है, एक सीक्वेंस लगाने को दी जाती है। तो ये सब आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, जो उन्होंने अपनी किताब लिखी थी द किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, कब लिखी थी, 1953 में। मैंने अभी अभी बताया, उन्होंने भारत को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटकर उनकी नातेदारी व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने महाभारत से उसको लिया। उन्होंने कहा था महाभारत के जो विभिन्न पात्र थे, उनकी उत्पत्ति वंशावलियों से होती है। देखिए, इस कृति की शुरुआत महाभारत के विभिन्न पात्रों की वंशावली से होती है। और उन्होंने इसके अलावा भारत के विभिन्न भागों से एकत्र की गई बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी किताबों के संग्रह, इनके माध्यम से भी जानकारियों को इकट्ठा किया है। और जो इनकी पुस्तक थी द किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यानी भारत में नातेदारी संगठन, इस पुस्तक की गणना भारत की नातेदारी व्यवस्था पर लिखी गई श्रेष्ठतम पुस्तकों में की जाती है। क्योंकि आपने जिस तरीके से नातेदारी व्यवस्था का क्षेत्रवाद 4 क्षेत्रों में बांटा था ना, मैंने अभी अभी आपको बताया, उसके हिसाब से विस्तृत वर्णन किया है, जो कि बहुत सराहनीय है। भारत में नातेदारी संगठन यानी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो आपने ये किताब लिखी थी, इसके अलावा भी आपने एक अन्य किताब लिखी थी, हिंदू समाज, हिंदू सोसाइटी एक विवेचन। और ये किताब भी आपकी बहुत फेमस हुई थी। आज मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन इंडिया को तो जानते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे हिंदू सोसाइटी को नहीं जानते। तो ध्यान रखिएगा, जेआरएफ इस बार क्रैक करना है आप लोगों को, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्चुअल पढ़िए। तो आपने इसके अतिरिक्त अपनी अन्य एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंदू समाज। इस पुस्तक में कर्वे ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण किया है। देखिए, जो इंडियन सोसाइटी है, इरावती कर्वे का मानना था, इसकी जो सबसे प्रमुख पहचान है वो है कास्ट सिस्टम। यदि भारतीय सोसाइटी को, भारतीय समाज को समझना होगा, तो हमें जाति व्यवस्था के विभिन्न पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण भी करना होगा। देखिए, ये पॉइंट आप देख सकते हैं। इस पुस्तक में प्रोफेसर कर्वे ने भारतीय समाज के एक प्रमुख पक्ष जाति व्यवस्था का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण में क्या किया था उन्होंने भारतीय संस्कृत, साहित्य और इतिहास, जितनी भी अपने, चाहे नातेदारी संगठन की किताब लिखी है, चाहे हिंदू समाज एक विवेचन आपने जो किताब लिखी है, इन किताबों को लिखते समय आपने नंबर ऑफ हिस्ट्री की ऐतिहासिक ग्रंथ,
जितने धर्म ग्रंथ, किताबें, साहित्य, इनका बहुत अच्छे से प्रयोग किया है, इसलिए इनके अंदर उपलब्ध कराई गई जानकारी को बड़ा सटीक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने जातियों के साथ साथ समाजशास्त्र और मानव शास्त्र से आनुभाविक अध्ययनों सामग्री का भी व्यापक प्रयोग किया था। अनुभाविक अध्ययन सामग्री मतलब उन्होंने फील्ड रिव्यू, क्षेत्र में जाकर लोगों के अनुभव और लोगों से बातचीत के आधार पर इकट्ठा किए गए तथ्यों को भी अपने किताबों में इस्तेमाल किया था। मैं यहाँ देख सकते हैं आप इस विश्लेषण में, जहां एक और इरावती कर्वे ने भारतीय संस्कृत साहित्य, इतिहास की सामग्री पर प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, दूसरी ओर उन्होंने जातियों के साथ साथ समकालीन समाजशास्त्रीय एवं मानव शास्त्रीय अनुभाविक अध्ययन सामग्री का भी व्यापक प्रयोग किया है। अपने अध्ययन के आधार पर आपने जाति को परिभाषित करते हुए लिखा था कि जाति एक विस्तारित, यानी एक कहीं कहीं क्या आता है, जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। तो यहां लिखा है जाति एक विस्तारित नातेदारी समूह या एक विस्तारित परिवार है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार ये परीक्षा में पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा। जाति की विशेषताओं पर आपने प्रकाश डालते हुए खास तौर पर दो प्रमुख विशेषताएं आपने बताई थी। मैंने अभी अभी आपको बताया था कुछ व्यवसायों के बारे में, ठीक है। मैंने बताया था कुछ बहिर्जातीय जो समूह थे उन्होंने एक जगह मिलकर ग्रामीण समुदाय का रूप ले लिया, तो वही वो कहते हैं अंतर्विवाही समूह तथा जातियों का एक पारंपरिक या पुश्तैनी व्यवसाय। ध्यान रखना, अगर कहीं भी ये स्टेटमेंट आती है कि किस समाजशास्त्री ने जाति के परंपरागत व्यवसायों को या पुश्तैनी व्यवसायों को जाति की विशेषता बताया, तो ध्यान रखिए इसका आंसर होगा श्रीमती इरावती कर्वे। भूलना मत बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन आ रहा है। एक चीज उन्होंने जो चतुर्वर्ण समाज था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहां अब एक बात टर्निंग पॉइंट आता है। उन्होंने क्या कहा, जो हमारे चतुर्वर्ण समाज की संकल्पना थी, उन्होंने कहा था कि वैदिक आर्यों की चतुर व्यवस्था ही आगे चलकर जातियों में बंट गई, ऐसा नहीं था। वो इस बात से सहमत नहीं थी कि जो आर्यों की चातुर्वर्ण व्यवस्था थी आगे चलकर वो ही जातियों में बंट गई, वो इससे उन्होंने अपनी असहमति प्रकट की है। कर्वे के अनुसार जाति व्यवस्था इस तरह की कोई सामाजिक व्यवस्था आर्यों के भारत में आगमन के पहले से ही भारत में प्रचलित थी। उन्होंने कहा बहुत से लोग जैसे जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत हर्बर्ट रीजले, घुर्ये, मजूमदार बताते हैं कि आर्य फारस से आए थे और अपने समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था को उन्होंने भारत में लागू किया। इरावती कर्वे क्या कहती हैं? इरावती कर्वे कहती हैं आर्यों के भारत में आगमन से पूर्व ही भारत में विभिन्न प्रकार के वर्ण व्यवस्था पहले ही प्रचलित थी। उन्होंने वर्ण व्यवस्था के अन्याय और अलचिले माने जाने वाले विचार का भी खंडन किया है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाता है चातुर्वण्य समाज का खंडन किसने किया है, तो श्रीमती इरावती कर्वे ने किया है। जातियों के संबंध में इतिहास की आपकी जो ये देन थी, इनके साथ साथ इरावती कर्वे ने अन्य चीजों, अन्य कंटेंट्स पे भी ध्यान दिया है। बहुत सारे विषय ऐसे थे जिस पर आपने विस्तार से अध्ययन किया है, जैसे भाषा, सामाजिक समस्याएं, सांप्रदायिकता, जातिवाद, आरक्षण व्यवस्था, अस्पृश्यता, समाज में स्त्रियों की स्थिति, जनसंख्या, पलायन, पंचायती राज, आपने इनका भी विस्तृत अध्ययन किया है। यहां मैं बता दूं, यहां मैंने नोट किया है, आपने सामाजिक समस्याओं, भाषा, सांप्रदायिकता, जातिवाद, आरक्षण व्यवस्था, अस्पृश्यता, समाज में स्त्रियों का स्थान और जनसंख्या में गांवों और नगरों की ओर पलायन का विस्तृत अध्ययन विवेचन किया है। आपने अपने गुरु प्रोफेसर घुर्ये की बातें, मैंने आपको बताया था ना, इरावती कर्वे ने अपने एमए की डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से प्रोफेसर घुर्ये के संरक्षण में ली थी। तो आपने अपने गुरु घुर्ये की भांति कर्वे ने भी हिंदू समाज, सामाजिक संस्थाएं, मूल्य, कर्मकांड में प्रतीकवाद के साथ साथ लोकगीतों, कथाओं, महाकाव्यों के विवेचन हेतु भारतीय विद्याशास्त्र संबंधी
सामग्रियों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। और यही नहीं, अवलोकन संबंधित तथ्य भी, अवलोकन कहते हैं ना, क्षेत्रों में जाकर, खासतौर पर फील्ड व्यू जिसे कहते हैं, क्षेत्रों में जाकर उन्होंने तथ्यों को संग्रहित किया। तो कर्वे ने सामाजिक सांस्कृतिक मानवशास्त्र में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट विधियों का प्रयोग किया है। मैंने आपको बताया था श्रीमती इरावती कर्वे को संस्कृत, पाली और तमिल भाषा का भी ज्ञान था। जब उन्होंने संस्कृत के ज्ञान को प्राचीन ग्रंथों में, खासतौर में धर्म ग्रंथों में, न्याय ग्रंथों में, महाकाव्यों के अध्ययन में काफी मदद की है। भारतीय सामाजिक संरचना के जब उन्होंने अध्ययन किया था तो उन्होंने ये बताया था कि जो जाति व्यवस्था है, संयुक्त परिवार और ग्रामीण समुदाय, तीनों, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार और ग्रामीण समुदाय, भारतीय सामाजिक संरचना के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। फिर से रिपीट करती हूं, मैंने यहाँ लिखा भी है। देखिए, आजकल मैं स्लाइड इसलिए बनाती हूं कि आप सभी को इस स्लाइड से बहुत मदद मिले। हालांकि इसे टाइप करने में मुझे पूरा टाइपिंग कम आती है मुझे हिंदी में, और मुझे 5-5, 6-6 घंटे एक प्रेजेंटेशन को तैयार करने में लग जाते हैं। तो आप मेरी मेहनत को समझेंगे तो मैंने यहां लिखा हुआ है जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, ग्रामीण समुदाय। इन तीनों को आपने भारतीय सामाजिक संरचना के 3 प्रमुख स्तंभ माना है। प्रख्यात मानव शास्त्री जो हमारी इरावती कर्वे हैं, और इन्हें हम मानव शास्त्री, समाजशास्त्री, भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अतिरिक्त आपको प्रमुख साहित्यकार भी थी। उन्होंने मराठी में कहीं साहित्यिक पुस्तकें भी लिखी हैं। फिर से वेरी इंपॉर्टेंट। प्रारंभ में महाभारत पर लिखी गई उनकी अंतिम एक मराठी रचना, ये उनकी मराठी रचना थी युगांतर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें साहित्य अकादमी और महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लेना। स्टूडेंट, उन्होंने जो अपनी युगांतर मराठी में वो लिखी थी ना, सन 1970 में उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। महाराष्ट्र में स्कूलों में वो समाजशास्त्रियों की अपेक्षा साहित्यकार के रूप में भी अधिक जानी जाती रही है। वे भारतीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम अग्रणी महिलाओं में से एक थी। यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इरावती कर्वे को अपनी तैयारी में प्रमुख स्थान देना, क्योंकि बच्चों, भारत में महिलाओं समाजशास्त्री में श्रीमती इरावती कर्वे का नाम बहुत याद किया जाता है। आपकी प्रमुख कृतियां जो मैंने अभी बताया था, 1953 में किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, और 1961 में हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज एक विवेचन। तो बच्चों, कमेंट जरूर करना। परीक्षा के टाइम नजदीक आ गया है और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करे रखना। ऑल द बेस्ट।